हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएमए विशाली अग्रवाल एंड आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अग्रवाल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ही अंदर आगे बढ़ के एक और नए बेसिकली सब टॉपिक को विच इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते टाइम हमको क्या क्या परेशानी आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हमको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे यूजफुल हमारे लिए नहीं रहता, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स इसके अंदर आती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जिस जिसको इस वीडियो का बेनिफिट लेना है वो आराम से उस तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके बाद मेरे चैनल अग्रवाल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और उसको ऑल पर प्रेस करें सो दैट आपको सारे फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे इस वीडियो में करनी है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोस में, जो शुरू से देखते आ रहे हैं वीडियोस, उनके वीडियोस में बेल आइकन प्रेस नहीं हो पा रहा। वहां पे आई डोंट नो कि कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो बेल आइकन प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन केस अगर वो इशू आपके साथ भी आ रहा है तो मेरे चैनल को पहले एक बार अनसब्सक्राइब करके देन रीसब्सक्राइब कीजिए, उसको दोबारा से सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपका बेल आइकन प्रेस हो जाएगा एंड आपको सारे फ्यूचर अपडेट्स मिल जाएंगे विदाउट एनी मिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये हमारे आगे आ गई हैं बेसिकली लिमिटेशंस की क्या क्या हमको दिक्कतें होती हैं। एक बार जल्दी से रीड करते हैं, फिर एक एक करके इन सातों लिमिटेशंस को हम अच्छे से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन ये बोलता है कि मे नॉट बी वेरी यूजफुल इन फोरकास्टिंग। इसमें हाई की पॉइंट है फोरकास्टिंग, कि हमको हो सकता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू फोरकास्टिंग में दिक्कत है। देखिए डीप में समझेंगे एक एक पॉइंट को आगे, एक बार जल्दी से बस रीड कर रहे हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग से ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। अब ये विंडो ड्रेसिंग होता क्या है उसको भी समझेंगे। लैक्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसके अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करा जाता। डू नॉट कंसिडर चेंजेस इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल के चेंजेस को ये कंसिडर नहीं करता, ये अकाउंट नहीं करता। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन विद अदर फर्म्स, अच्छा दूसरी फर्म्स के साथ कंपैरिजन में भी कभी कभी हमको दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो देखेंगे कि हमको कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसके बाद अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस ऑफ द एनालिस्ट, एनालिस्ट के पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल जजमेंट्स के थ्रू ये अफेक्ट होते हैं, वो देखेंगे कैसे होते हैं। अफेक्टेड बाय लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कहीं ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो जो लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएंगी उसी की वजह से अफेक्ट हमारा किस पर आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर भी आ जाएगा। तो लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है वो हमारे एनालिसिस को भी अफेक्ट करती हैं। तो ये थे 7 हमारे लिमिटेशंस। अब इनको शुरू करते हैं हम एक एक करके समझना अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट, मे नॉट बी यूजफुल इन फोरकास्टिंग। देखो फोरकास्टिंग करने में हमको ज्यादा यूजफुल ये नहीं रहता। कब? अगर मान लो, देखो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो हमारा बेस्ड होता है पास्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर। हम अगर इस साल का एनालिसिस भी कर रहे हैं तो ये साल तो हमारा खत्म हो चुका है ना, और पिछले साल का एनालिसिस देखते हैं हम, बेसिकली हम पिछले सालों के एनालिसिस को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये पास्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, पास्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब क्या होता है, हमारी देखो एनवायरमेंट है, ठीक है, हमारा जो सारा आसपास का वो है, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, ड्यू टू विच हमारे इतने सारे कॉन्टिन्यूस चेंजिंग एनवायरमेंट की वजह से हमें नहीं पता कि आने वाले अगले दिन पर हमारे साथ क्या हो जाए। हो सकता है आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे बहुत बेटर वर्जन कल आ जाए, तो हमारी टेक्नोलॉजी तो आउटडेटेड हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये फ्यूचर के ट्रेंड्स को तो नहीं बता सकता ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग में दिक्कत करता है। आप टोटली इस पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये पास्ट परफॉर्मेंसेस दिखाता है जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं, जो होने वाली है वो तो किसी को नहीं पता। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर मान लो कुछ भी चेंजेस आ गए, किसी भी रीजन की वजह से, टेक्नोलॉजी हो गया, न्यू पॉलिसीज आ गई, बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो गए, तो आप उस चीज को एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये हमको ज्यादा यूजफुल वहां पे नहीं रहता है जब हमारी एनवायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगती है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो विंडो ड्रेसिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो।
आप उनमें तोड़ मरोड़ करके आप बहुत अच्छी फिगर दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान है, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वही चीज है। खाने के दांत एक्चुअल छुपा लिए गए और दिखाने के लंबे लंबे दिखा दिए कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। दिस इज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग से क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी रही हो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बढ़िया बताएंगे कि सर A1 परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है, तो अगर विंडो ड्रेसिंग आपके अकाउंट्स के अंदर हुई है, देन इन दैट केस आप जब एनालिसिस करोगे तो वो आपके बिजनेस की ट्रू पोजीशन को नहीं दिखाएगा। क्योंकि आप जब एक झूठे उस पे चल रहे हो जिसकी बुनियाद ही कच्ची रह गई, झूठ पे बुनियाद टिकी है, तो कहते हैं ना घर अच्छा नहीं बनता जब उसकी बुनियाद कच्ची होती है। सेम वेज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बुनियाद कच्ची रह गई तो एनालिसिस की बिल्डिंग किस चीज पे खड़ी करोगे। तो इसलिए हमारे बिजनेस की ये ट्रू पोजीशन को नहीं दिखाता। ठीक है, तो जिससे एनालिसिस करने वाले जो लोग होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, उनके सामने जो एक एनालिसिस की फिगर जाएगी वो मिसलीडिंग होगी, उनका एनालिसिस उनको मिसलीड करेगा। ठीक है, द एनालिसिस विल बी डन दैट विल बी मिसलीडिंग। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, मैनिपुलेशन, और विंडो ड्रेसिंग की वजह से क्या होता है, मिसलीडिंग फिगर जाती है एक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विच इज लैक्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। देखो, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अकाउंट्स के अंदर कि जो अकाउंट्स है उसके अंदर सिर्फ हम वही चीज कंसिडर करते हैं, या तो वो मनी में हो या फिर वो मनी मेजरेबल हो। मनी मेजरेबल का मतलब है कि वो एक्सप्रेस हो सकती हो इन द मनी टर्म्स। अगर वो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो हम उसको अपने अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्कर है, आपकी एक कंपनी की कोई लेबर है, लेबर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी को नहीं दिखा पाओगे कि आपकी लेबर तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, उसके जो रिजल्ट्स होंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन बढ़ गई या फिर सेल्स बढ़ गई, उसके रिजल्ट्स आप अपने आप बुक्स में दिखा सकते हो। बट ये तो नहीं बोल सकते ना बुक्स में कहीं पे भी कि हमारी तो लेबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उस क्वालिटी को तो नहीं दिखा पाओगे ना लेबर की कहीं पे भी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके ऊपर हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का असर आता है जरूर। मान लो आपकी लेबर अच्छी है या खराब है, तो उसका रिजल्ट किस पे आएगा, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा। तो यही ये कह रहा है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर से वो चीजें आती हैं दैट कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। इट डज नॉट कंसिडर एनी आइटम विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव कुछ भी ये रिकॉर्ड नहीं करता है, बल्कि जबकि होता क्या है कि क्वालिटेटिव जो चीजें होती है ना हमारे पास, वो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क जरूर डालती हैं, उनका कहीं ना कहीं असर आता है। मान लो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, कंपनी के किसी दो बंदे के बीच में लड़ाई हो गई। एक कहता है जाओ मैं प्रोडक्शन नहीं करता, दूसरा कहता है जाओ मैं सेल्स नहीं करता। क्या हुआ उस लड़ाई से, आपकी कंपनी को नुकसान हो गया, बट बुक्स में कैसे दिखाओगे कि नहीं हमारे तो ये दो गधे थे कंपनी के, ये लड़ पड़े आपस में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई, नहीं दिखा सकते ना। अब उनकी लड़ाई के पीछे बिजनेस का नुकसान हुआ। अब नुकसान तो हो गया बट उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखा पाओगे लड़ाई को। ठीक है, तो सेम वेज हम क्या करते हैं, ये हमारा एक ड्रॉबैक बन जाता है इसीलिए कि क्वालिटीज को आप नहीं दिखा सकते। अब ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुए तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा, अगर एडवर्स हुए तो आपके बिजनेस के लिए खराब। ठीक है, जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है, ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर की इनएफिशिएंसी थी, प्रोडक्शन मैनेजर सही से काम नहीं कर पाया। ही कुड नॉट प्रोड्यूस एज मेनी यूनिट्स एज ही कुड। जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया यूनिट्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी फुल एफिशिएंसी पे 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था। ठीक है, बट ड्यू टू हिज इनएफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेक्स ले रहा था, एलोंगेटेड ब्रेक्स ले रहा था, चाय ज्यादा पीने चला जाता था, उसको आलस आता था काम करने में, बहुत बहुत बार चाय पीने चला जाता था, लंच ब्रेक लेता था 2-2 घंटे का। तो ड्यू टू हिज एलोंगेटेड ब्रेक्स उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। अब एफिशिएंसी कम हुई तो क्या हुआ, उसने सिर्फ 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाई। तो अब इस 4000 यूनिट से क्या होगा कि आपका जो है वो प्रॉफिट गिर जाएगा। ठीक है, बट आप इस इनएफिशिएंसी को कहीं पे भी अपनी बुक्स में शो नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिस इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड नहीं करते, आप उनकी वजह से होने वाले असर को रिकॉर्ड कर रहे हो बट उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है, सो दिस इज क्वालिटेटिव। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डू नॉट अकाउंट फॉर प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंजेस का इसमें कोई असर नहीं आता। देखो, आपकी मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। हो सकता है आज जो चीज आपने जितने पे खरीदी हो या बेची हो सकता है कल उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने यही लिखा है, एज कंपेयर टू द पास्ट ईयर्स
प्राइसेस ऑफ मैनी आइटम्स मे हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हो सकता है कि बहुत चीजों के प्राइस बढ़ गए हों या कम हो गए हों। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ पाओगे। जैसे कि एक कंपनी थी, वो परचेज करती थी 10,000 kg, उसने परचेज करा रॉ मटेरियल फॉर ₹100 पर kg। तो उसने क्या करा, 10 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल परचेज करा। कंपनी ने परचेज करा 10,000 किलो का रॉ मटेरियल एट 100 पर kg। तो इसने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करा। 2019 की बात थी, पिछले साल की बात थी। अब 2020 में क्या हुआ कि उसने सेम रॉ मटेरियल की यूनिट्स परचेज करी, 10,000 ही परचेज करी, बट 110 रुपए की परचेज करी। तो अब क्या हुआ, अब उसका एक्सपेंस बढ़ गया। अब उसका एक्सपेंस कितना हो गया, 11 लाख रुपए का। इसका मतलब उसका एक्सपेंस 1 लाख रुपए से बढ़ गया। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो 1 लाख रुपए बढ़ा, क्या ये कंपनी की मैनेजमेंट की कोई दिक्कत थी? क्या मैनेजमेंट में कोई कमी थी कि वो पूरा प्रोड्यूस नहीं कर पाए? नहीं सर, ये तो प्राइस लेवल की वजह से चेंजेस आए, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, आपका 1 लाख रुपए से एक्सपेंस बढ़ गया, इसका मतलब ये तो कहीं शो नहीं हो रहा ना कि आपकी एफिशिएंसी गिर गई कंपनी की। तो इस वजह से ये हमारा एक ड्रॉबैक बन जाता है कि अगर आपके प्राइस चेंजेस हुए और आपने वो चीज नहीं देखी, ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लिए लिमिटेशंस बन जाएंगी। आप सोचोगे कि हमारी परफॉर्मेंस गिर गई, जबकि सर आपकी परफॉर्मेंस नहीं गिरी, सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, सो इन द केस प्राइसेस हैव चेंज, अगर प्राइसेस चेंज होते हैं, द कंपनी शुड कंसिडर दैट वाइल एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स। तो कंपनी को ये चीज ध्यान से कंसिडर कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए उसको अच्छे से। अगर नहीं देखती है तो आपका एनालिसिस आपको मिसलीड कर देगा। आप सोचोगे कि ये तो गड़बड़ हो गई, जबकि गड़बड़ नहीं हुई थी, महंगाई बढ़ गई थी। तो दिस इज अकाउंट फॉर प्राइस चेंजेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन विद अदर फर्म्स। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन विद अदर फर्म्स, अब हमको कहाँ पे दिक्कत आती है, अदर फर्म्स के कंपैरिजन में। अब आप ये बोलोगे मैम आपने तो हमें ये बताया था कि हम जब पर्पस ही हमने ये पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कि हम दूसरी फर्म से कंपेयर कर सकें, अब ये डिफिकल्टी कैसे बन गई? तो समझते हैं कि डिफिकल्टी कैसे बन गई। देखो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्लस में भी मिल जाएंगे और उसका एक लिमिटेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के सोचने का एस्पेक्ट अलग है। एक एस्पेक्ट से सोचोगे तो पर्पस बन गया, एक दूसरे एस्पेक्ट से सोचोगे तो लिमिटेशन बन जाएगी। अब ये लिमिटेशन कैसे है, देखो हमारी जो कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी में हमने अपनी पॉलिसीज लगाई हैं, दूसरी कंपनी दूसरी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है। जब दोनों कंपनी की पॉलिसीज ही अलग हैं तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हो दोनों के परफॉर्मेंस में? भाई इसने कोई एक्स पॉलिसी लगाई, इसने कोई वाई पॉलिसी लगाई, अब दोनों आपस में मैच नहीं होती, कैसे कंपैरिजन कर दोगे? इसलिए हमको वहां पे अनरिलायबल हो जाता है कंपैरिजन, हमको सही फिगर्स नहीं मिलती कंपैरिजन के लिए। अब एक बार इसको रीड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मे नॉट बी अ प्रॉपर टूल फॉर कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंपनीज अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि हर कंपनी अपनी हो सकता है अलग पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, एक ने कुछ करी दूसरे ने कुछ करी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ने डेप्रिसिएशन का मेथड लिया स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, एक ने लिया रिटन डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब रिटन डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अलग आएगा, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अलग आएगा। स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हर साल सेम डेप्रिसिएशन चलता जाएगा, जबकि रिटन डाउन के अकॉर्डिंग हर साल डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। तो प्रॉफिट पे फर्क आ जाएगा। जब प्रॉफिट पे फर्क आ जाएगा तो दोनों को कंपेयर कैसे कर पाओगे? जब दोनों ने अलग ही मेथड यूज कर लिया तो कैसे दोनों एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर पाओगे? हाँ, जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम है वहां ये कंपैरिजन कर देगा, बट जहां अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस आ गया वहां ये कंपैरिजन प्रॉपर नहीं दिखा पाएगा, कंपैरिजन अनरिलायबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको डिफिकल्टी आती है क्योंकि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में फर्क आ जाता है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या होते हैं? देखो बायस होते हैं अपने ओन जजमेंट्स, आप किसी चीज को प्रेफर कर रहे हो ओवर द अदर। मान लो मेरे को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आप क्या खाना पसंद करोगे, यू विल से चॉकलेट, आई विल से आइसक्रीम। दिस इज माई ओन, मतलब अगर मैं किसी आइसक्रीम प्रेफर कर रही हूँ ओवर द अदर थिंग्स, दिस इज माई ओन बायस। मैं बायस्ड हूँ उस चीज के लिए क्योंकि मुझे वो चीज पसंद है, मैं उसको वैसे ही करना चाहती हूँ। आप किसी चीज के आगे आपके 10 चीज रख दें, आप उसमें से चॉकलेट उठाओगे, क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है। तो आपने अपनी जजमेंट्स लगाई, अपनी थिंकिंग लगाई, अपनी पसंद लगाई। ठीक है, तो अफेक्ट पर्सनल बायस का मतलब हो गया योर ओन पर्सनल जजमेंट्स। ठीक है, तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब समझते हैं इस चीज को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो अपने आप में तो देखो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, कि वो अपने आप कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करते, वो कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप उनके साथ एक कंपैरिजन नहीं करोगे।
ठीक है, जब तक आप उनका एनालिसिस नहीं करोगे। तो अब एक बात बताओ, जो बंदा एनालिसिस कर रहा है वो एक इंसान ही तो है, ठीक है, कोई कंप्यूटर तो एनालिसिस नहीं कर रहा ना, आप अपने पर्पस के लिए एनालिसिस कर रहे हो। तो जब आप अपने पर्पस के लिए एनालिसिस करोगे तो आप अपने जजमेंट्स, अपनी नॉलेज को लगाओगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है कि जो इंसान, जो एनालिस्ट इसका एनालिसिस करता है, उसके कुछ अपने पर्सनल जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, जब वो यूज करता है टूल्स ऑफ एनालिसिस, जब वो एनालिसिस को यूज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये एनालिसिस सब्जेक्टिव बन जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने जजमेंट्स होंगे, अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस होंगे कि वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन से क्या इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव बन जाएगा, हाउ वन इंटरप्रेट्स एनी इंफॉर्मेशन। Therefore, the conclusion drawn from analysis depends on knowledge and ability of the analysis. तो इस वजह से क्या होता है, जो हम एनालिसिस करते हैं वो एनालिस्ट की नॉलेज और उसकी एबिलिटी पे, उसके अंदर कितनी क्षमता है एनालिसिस को करके समझने की, उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज पर्सनल बायस, कि ये पर्सन टू पर्सन बहुत बारी डिफर करता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये था हमारा 6th। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है जो हमारा, विच इज अफेक्टेड बाय लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अफेक्टेड बाय द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये देखते हैं क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनका असर किस पे आता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे आता है। मान लो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई, वो भी तो एक इंसान बना रहा है, हो सकता है उससे कुछ एरर्स हो गए हो बनाने में, कोई गलतियां कर बैठा हो, कोई एंट्री मिस कर दी हो, ठीक है, कोई अकाउंट इधर उधर डेबिट क्रेडिट कर दिया हो, एरर्स हो सकते हैं। मान लो कोई इंसान बहुत शातिर था, बहुत चंट था, उसने कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करी आपकी बुक्स में, ठीक है, बेसिकली जल्दी से पकड़ नहीं आती ये चीजें, ठीक है, अगर डीप एनालिसिस करो, डीप अगर उसको चेक करो तब ये चीजें पकड़ में आती हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी बुक्स में कोई एरर्स हो सकता है आपकी बुक्स में कहीं फ्रॉड किया गया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत बार इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास, इनकम्प्लीट होती है पर हम एंट्रीज पास कर देते हैं, हो सकता है कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डाली हो जिसका कोई प्रॉपर प्रूफ ना हो। जैसे हम अकाउंट्स के अंदर बेसिकली बोलते हैं हम जर्नल एंट्री इज द बेसिक थिंग, जर्नल एंट्री डालते हैं जब हमारे पास कोई प्रूफ होता है, कोई बिल वाउचर कुछ होता है, मान लो नहीं है बट स्टिल आपने एंट्री डाल दी, ठीक है, तो अनऑथेंटिक हो गई वो। अनऑथेंटिक का मतलब है जिसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है एंट्री का, ठीक है, वो बेसिकली अनएविडेंस्ड है, उसका कोई एविडेंस नहीं है कि उसको आप प्रूव कर सको। तो हो सकता है ऐसी चीजें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हुई हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हुई हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अब इनकी वजह से क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट्स, अगर ये चीजें आपके एयर्स, फ्रॉड्स, ओमिशंस ये सब करते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हैं, तो आपका जो एनालिसिस होगा वो मिसलीडिंग हो जाएगा। क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत हैं, जब वही बिल्डिंग ही की नींव ही कच्ची रह गई, तो एनालिसिस की बिल्डिंग खड़ी करके क्या करोगे। एनालिसिस की बिल्डिंग किस पे टिकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर टिकी है। जब वही सही से नहीं बनी तो ये एनालिसिस कैसे सही बन जाएगा। तो इसलिए ये एनालिसिस कैसा हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये यूटिलिटी, बेसिकली जिस पर्पस के लिए, जिस यूसेज के लिए आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कर रहे हो, वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज कर देगा उसकी यूटिलिटी को, उसके पर्पस को। तो दिस इज अफेक्टेड बाय द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारा लास्ट था लिमिटेशन जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से, ताकि रिकैप हो जाए सारी चीजें। पहली बात, फोरकास्टिंग के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए हम फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर में होने वाली चीजों को एस्टिमेट नहीं कर सकते। विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन, अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन है तो फिगर्स मिसलीडिंग हो जाएंगी। क्वालिटेटिव, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर का झगड़ा हो गया, क्या करोगे, प्रोडक्शन तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्राइस लेवल चेंजेस, महंगाई हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, आपको गुड्स महंगे मिले, रॉ मटेरियल महंगा मिला। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग थी, अलग अलग फर्म्स की। उसके बाद अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, एनालिस्ट के जजमेंट्स, नॉलेज, एबिलिटीज की वजह से जो एनालिसिस में डिफरेंस आ गया, सब्जेक्टिव हो गया। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरर, फ्रॉड्स, ओमिशंस ये सब चीजें हुई थी, अनऑथेंटिक, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन नहीं पाई एंड उसकी वजह से हमारे एनालिसिस की यूटिलिटी कम हो गई। तो दिस वाज अ क्विक रिवीजन, जल्दी से हमने सारे पॉइंट्स को रिकैप कर लिया। इसका एक शॉर्टकट है, आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंसान का नाम है FWCQ, FWCQ BPL हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL।
F मीन्स, F का मतलब हो गया आपका फोरकास्टिंग, W फॉर विंडो ड्रेसिंग, C फॉर कंपैरिजन, Q फॉर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, B से क्या हो गया बायस, P से प्राइस लेवल एंड L से लिमिटेशंस। मैंने बेसिकली इसका एक और वो बनाया था शॉर्ट फॉर्म। अभी के टाइम पे हमारा लॉकडाउन चल रहा है एज वी ऑल नो। फादर विदाउट एनी वर्क, ठीक है, मतलब ऐसा था बेसिकली, फादर वर्क सी क्विट, फादर वर्क सी क्विट, से को मतलब मैंने सी कर दिया, फादर वर्क सी क्विट, उससे क्या हुआ, फादर ने वर्क क्विट कर दिया तो क्या हो गए, वो बीपीएल हो गए, बिलो पावर्टी लाइन चले गए। फादर वर्क सी क्विट बिलो पावर्टी लाइन, आप FWCQ BPL, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे लर्न कर सकते हो। तो ये था हमारा, जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो गया, एक शॉर्ट फॉर्म भी समझ लिया ताकि आपको दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएं। आप ये शॉर्ट फॉर्म लर्न कीजिए, ये एक्रोनिम्स थे इनके, लर्न कीजिए ताकि आपको जल्दी से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो दैट्स ऑल, इतना ही था आज के लिए, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और सारी चीजें माइंड में क्लियर हो गई होंगी। सो एज आई ऑलवेज से, डू वेल, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।